बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार गिरते रहना एक बड़ी नदी का कारण बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, मेरी नई लर्निंग सीरीज। और आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की। हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 119 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 7 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है, 10 शख्सियतों को पद्म भूषण से नवाजा गया है और 102 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बड़े बड़े नाम हर बार की तरह इस बार भी सुनने को मिले हैं, चाहे कंगना रनौत का नाम हो, अदनान सामी का नाम हो, पंडित छन्नूलाल मिश्र साहब का नाम हो, चाहे आनंद महिंद्रा साहब का या पीवी सिंधु मेरी कॉम का नाम हो। लेकिन इस बार कुछ ऐसे नए चेहरे दिखे, कुछ ऐसे चेहरे दिखे जिन पर हर किसी की निगाह टिक गई। उनसे प्रेरणा पाने के लिए काफी कुछ है। आइए बात करते हैं नए भारत के नए पद्मश्री की 6 शख्सियतों की जिनसे सीखने के लिए काफी कुछ है। 6 ऐसे नाम जो शायद आप पहले नहीं जानते थे, लेकिन आज इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 150 रुपए प्रतिदिन कमाने का मौका मिला है, आप उन रुपयों से क्या करेंगे? सबसे पहले आप कहेंगे कि मैं अपने लिए बचाऊंगा, अपने लिए सब कुछ करूंगा, इतने से तो रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचा और इसीलिए भारत के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं कर्नाटका के मैंगलोर के रहने वाले 68 साल के हरेकाला हाजब्बा। हरेकाला हाजब्बा साहब, जो कि 150 रुपए लगभग प्रतिदिन कमाते हैं, फल विक्रेता हैं, फल बेचते हैं। उन्होंने जितनी बचत हो पाई उससे अपने गांव में न्यूपा डापू में एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण करवाया। 1 एकड़ की जमीन खरीदी, वहां स्कूल बनवाया, वहां उस इलाके के बच्चे पढ़ते हैं। 2000 से स्कूल बना हुआ है। जब इनसे पूछा गया कि स्कूल बनाने का आइडिया कहां से आया, तो ये कहते हैं कि एक बार मैं संतरे बेच रहा था, एक अंग्रेज आया, एक विदेशी पर्यटक आया मेरे पास में, मुझसे संतरे के दाम पूछे इंग्लिश में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया अंग्रेजी में क्या बोल रहा है। उस दिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, मुझे लगा कि मुझे आनी चाहिए थी भाषा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगा, निर्माण करवाऊंगा स्कूल का, ताकि बच्चों को कभी ऐसी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। हरेकाला हाजब्बा साहब को जब पुरस्कार दिया जा रहा था, पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा था, नंगे पैर राष्ट्रपति जी के सामने खड़े हुए थे। हर कोई ताली बजा रहा था और उनके कद का अंदाजा लग रहा था कि ये इंसान जो सादगी से भरपूर है, ये हिमालय से भी ऊंचा इंसान है, इसके विचार हिमालय से भी ऊंचे हैं। हरेकाला हाजब्बा साहब के बारे में आज सबसे पहले मैंने इसलिए बात की ताकि ये सीखने को मिले, ये समझने को मिले कि इस दुनिया में मुस्कान बांटना सबसे महत्वपूर्ण है। और अब मैं बात करने जा रहा हूं दूसरी बड़ी शख्सियत तुलसी गौड़ा जी की। पारंपरिक परिधानों में, कोई महंगी ड्रेस नहीं पहनी थी, नंगे पैर जब राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में रेड कारपेट पर चल रही थी तो तालियों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। वो तालियों की आवाज बता रही थी कि इनका कद कितना ऊंचा है। इन्होंने पेड़ पौधे ऐसे ही नहीं लगा दिए, बल्कि उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। और संख्या सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पिछले 60 सालों से जीवन में अपनी जिंदगी बिता रही हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए, धरती मां की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए। 30,000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगा चुकी हैं तुलसी गौड़ा जी। और इन्हें मां तुलसी कहना गलत नहीं होगा। जैसे तुलसी जी का पौधा हमें जीवन देता है, वैसे ही ये नई जिंदगी दे रही हैं इस धरती को। लगातार काम कर रही हैं पेड़ पौधों की रक्षा के लिए। और जो 30,000 पेड़ पौधे लगाए हैं, कमाल की बात यह है कि इनमें से एक भी आज तक मुरझाया नहीं है। जंगल में रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, चप्पल गिर जाती है बार बार, तो चप्पल पहनना भी छोड़ चुकी हैं। बहुत ही सादगी भरा जीवन जीती हैं। इनका टैलेंट इतना ज्यादा है, हर पेड़ पौधे की इनको समझ है कि एक बार तो इन्हें वहां वन विभाग ने स्थायी नौकरी तक ऑफर कर दी थी। ये जो पेड़ पौधों की समझ है, इसके लिए इन्हें जंगल का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और तुलसी गौड़ा जी से सीखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम इस धरती पर आए हैं, जिस मां ने हमें जन्म दिया है उसके प्रति हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट बनाना ही हमारा काम नहीं है, हमें इस एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है, ये भी हमारा ही काम है। इसी मैसेज को आगे बढ़ा रही हैं तुलसी गौड़ा जी, जो अब पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। आज भी हमारी सोसाइटी में लोगों के रंग, रूप, आकार को देख करके लोग ताने कसते हैं। छोटा है, लंबा है, पतला है, मोटा है। उन सब लोगों के लिए मिसाल बने हैं
कर्नाटका के बेंगलुरु के रहने वाले 44 साल के केवाई वेंकटेश, जिनका कद 4 फीट 2 इंच है, जब वो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति महोदय से पद्मश्री पाने के लिए पहुंचे तो राष्ट्रपति महोदय ने भी सबका दिल जीत लिया। उन्होंने वेंकटेश साहब से कहा कि आइए स्टेज से नीचे चलते हैं। राष्ट्रपति महोदय एक पायदान ऊपर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आइए सतह पर चलते हैं। सतह पर आकर के उन्होंने केवाई वेंकटेश साहब को सम्मानित किया और तालियों का शोर, गड़गड़ाहट जो थी वो बढ़ती चली गई। केवाई वेंकटेश साहब जो कि पैरा एथलीट हैं और इन्होंने 2005 के वर्ल्ड डॉफ गेम्स में कमाल कर दिया था। 6 मेडल्स भारत के नाम इन्होंने दिलाए थे और भारत के लिए वो अद्भुत पल था। चौथा वर्ल्ड डॉफ गेम्स था जिसमें 4 फीट 2 इंच के केवाई वेंकटेश साहब ने कमाल कर दिया था और बता दिया था कि उनका ये जो कद है ये उनकी सक्सेस के कभी आड़े आ नहीं सकता। और मैं तो कहूंगा कि वो 4 फीट 2 इंच के नहीं है, उनका कद जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। केवाई वेंकटेश साहब उन करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है जिन्हें लगता है कि कोई ना कोई हर्डल मेरी जिंदगी में आ रहा है, कोई ना कोई बाधा आ रही है और मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं। और अगर बात करें केवाई वेंकटेश साहब की तो एकोंड्रोप्लासिया नाम की बीमारी से वो पीड़ित रहे, जो कि हड्डी का एक विकार होता है और इसी वजह से जो उनका कद था वो बढ़ नहीं पाया, 4 फीट 2 इंच पर आकर के रुक गया। लेकिन उन्होंने अपने जज्बे को रुकने नहीं दिया और कमाल पर कमाल करते चले गए। पैरा एथलीट, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर केवाई वेंकटेश साहब को भी पद्मश्री पाने पर, सम्मानित होने पर बहुत सारी बधाई। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में एक अद्भुत क्षण आया। पद्म पुरस्कारों को जब दिया जा रहा था, जब सम्मानित किया जा रहा था 119 शख्सियतों को, तो एक ऐसा पल आया जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके पैरों में चप्पल नहीं, जो राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचते हैं पुरस्कार पाने के लिए, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय को आशीर्वाद देते हैं। 102 साल के नंदा सर नाम से इन्हें जाना जाता है। ओडिशा के जाजपुर जिले के रहने वाले हैं। 102 इयर्स के नंदा पृष्टि, जो कहते हैं कि मुझे 7वीं तक पढ़ने का मौका मिला था। मेरे मामा मुझे कटक भेज रहे थे नौकरी करने के लिए, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया, तो खेत में रहकर के वहीं काम करना पड़ा, खेती का काम। लेकिन जो अंदर इच्छा थी पढ़ने की, बढ़ने की, तो उस इच्छा को जिंदा रखा। चट्टीसली एक अनौपचारिक शिक्षा का अनऑफिशियली जब पढ़ाते हैं उसका एक वहां पर जरिया है। उस चट्टीसली को अभी तक जिंदा रखा है नंदा सर ने। वो कहते हैं कि मैं शुरू में जो ऐसे ही खेत में बच्चे घूम रहे होते थे, अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखाई नहीं जानते थे, उनको बुला के लाता था, दौड़ता था उनके पीछे, उनको पकड़ के लाता था और पेड़ के नीचे उनको पढ़ाना शुरू करता था, क्योंकि तब स्कूल तो थे नहीं। फिर धीरे धीरे वो खुद ही आने लगे। अब सुबह 9 बजे तक बच्चे आते हैं इनके पास में पढ़ने के लिए। ये ओडिया के थोड़े से अक्षर उन्हें सिखाते हैं, ओडिया भाषा सिखाते हैं और थोड़ी गणित उनको पढ़ाते हैं। और शाम में 4 से 6 इनकी कक्षा चलती है। तो छोटे बच्चे तो आते ही हैं पढ़ने के लिए नंदा सर से, लेकिन वो बुजुर्ग जो अपने जमाने में नहीं पढ़ पाए, स्कूल नहीं जा पाए, वो भी नंदा सर के स्टूडेंट्स हैं। कमाल करके दिखाया है 102 साल के नंदा पृष्टि सर ने। और आज हिंदुस्तान के तमाम शिक्षकों के लिए एक मिसाल है कि अगर आपके अंदर वो जज्बा कायम है, अगर आप लगातार उस जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि मुझे सबको शिक्षित करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। नंदा पृष्टि सर कहते हैं कि जब तक मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मैं चट्टीसली के माध्यम से लोगों तक शिक्षा पहुंचाता रहूंगा। इस बार के पद्म पुरस्कारों में एक अद्भुत पल, एक अद्भुत क्षण ये भी था जब ट्रांसजेंडर माता बी मंजम्मा जोगती जी को पद्मश्री के लिए पुकारा गया, सम्मानित किया जा रहा था। जैसे ही वो राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंची, पुरस्कार लेने से पहले उन्होंने राष्ट्रपति महोदय की नजर उतारी। हर किसी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मंजम्मा जोगती, जो कि भारत की एक मशहूर लोक नृत्यांगना है, फोक डांसर है। जोगती नृत्य कला जो है इसमें ये पारंगत है। मंजम्मा जोगती जी की कहानी अपने आप में प्रेरणादायक है। पता नहीं कितनी बाधाओं को पार करके वो यहां तक पहुंची। 50 के दशक में मंजूनाथ शेट्टी का जन्म हुआ। जब स्कूल जाने लगा तो लड़कियों के साथ उठना बैठना, उनके साथ दोस्ती करना ज्यादा पसंद आने लगा। घर वालों ने जब डॉक्टर से पता करवाया तो पता चला कि एक ट्रांसजेंडर का हमारे घर में जन्म हुआ, एक ट्रांस वुमन हमारे यहां पैदा हुई है। उसके बाद मंजूनाथ मंजम्मा जोगती बन गई।
जब मां को पता चला कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया है तो बार बार उदास रहने लगी, बार बार इस बात को कहने लगी। और इस बात का असर मजम्मा जोगती पर इतना पड़ा कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जान बच गई। लेकिन उसके बाद मजम्मा जोगती ने डिसाइड कर लिया कि वो घर में नहीं रहेंगे। जब वो घर छोड़ चुकी थी तो सबसे बड़ी समस्या थी कि अब कैसे जिंदगी चलेगी। और एक बार फिर से सुसाइड का ख्याल आया। आत्महत्या के बारे में मजम्मा जोगती सोच ही रही थी कि उन्होंने सड़क किनारे एक पिता पुत्र की जोड़ी को नृत्य करते हुए, प्रदर्शन करते हुए देखा। जो फादर थे वो गाना गा रहे थे, जो बच्चा था वो जोगती नृत्य कर रहा था। सर पर स्टील के घड़े, नृत्य भी कर रहा था और जो सिक्के थे उन्हें भी उठा रहा था। उस दृश्य ने इनका मन मोह लिया। इन्हें लगा कि मुझे सीखना चाहिए। इन्होंने उसको सीखना शुरू किया और धीरे 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 उसमें पारंगत हो गई और आज ये मशहूर फोक डांसर बन गई हैं। मजम्मा जोगती, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे जितनी बाधाएं आ जाएं, हारना नहीं है, डटे रहना है, तमाम मुश्किलों का सामना करना है और वहां तक पहुंच जाना है जहां तालियों का शोर बहुत ज्यादा हो। और अब अंत में उनकी बात करने जा रहा हूं जिनके जीवन में एक पल ऐसा आया कि वो अंदर तक टूट गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जो दर्द मुझे मिला है वो किसी और को मिलना नहीं चाहिए। अयोध्या के रहने वाले मोहम्मद शरीफ साहब, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, 83 वर्ष के हैं, साइकिल की मरम्मत की दुकान चलाते थे, अब तो उनके बच्चे संभालते हैं। किराए के मकान में रहे लेकिन कभी भी गरीबी को आड़े नहीं आने दिया। अब तक 25,000 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। धर्म के मुताबिक अगर कोई हिंदू है तो सरयू किनारे दाह संस्कार कर दिया जाता है, अगर कोई मुस्लिम है तो कब्र में दफना दिया जाता है। पूरे रीति रिवाज के साथ जो रस्म है सबको अदा करते हुए वो ये काम करते आए हैं। मोहम्मद शरीफ साहब के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अंदर तक टूट गए और उन्होंने ये सब करने की सोची। 1992 में उनके बेटे रईस की सुल्तानपुर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। उनके बेटे का शव सड़क पर पड़ा रहा। जानवरों ने उस शव को नोच खाया। मोहम्मद शरीफ साहब अपने बेटे को दफना भी नहीं पाए और यही गम उनके हौसले का कारण बना। उन्होंने उसी दिन ये प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, वादा कर लिया खुद से कि किसी को भी अंतिम संस्कार के लिए तो तरसना नहीं पड़ेगा। जिस किसी भी धर्म का व्यक्ति होता है उसके मुताबिक उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं मोहम्मद शरीफ साहब, जिन्हें पद्मश्री से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और ये भी यही सिखाते हैं कि हम इस समाज में रहते हैं तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व है कि हम एक दूसरे को साथ लेकर चलें, एक दूसरे के बारे में सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करें। जिन 6 शख्सियतों के बारे में मैंने बात की, इनके अलावा भी काफी सारी शख्सियतें ऐसी हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है इस बार। और इनमें से किसी ने भी ये सोच के काम नहीं किया, ये सोच के मदद नहीं की, ये सोच करके अपने जीवन को नहीं जिया कि मुझे एक दिन राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाएगा, दरबार हॉल में जहां बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, राष्ट्रपति महोदय मुझे पद्म पुरस्कार सम्मानित करेंगे। नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभाया। ये फिल्मों वाले हीरो नहीं है, ये क्रिकेट वाले हीरो नहीं है, ये देश के असली हीरो हैं जो देश के लिए, अपनों के लिए जीते, अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जीते, अपना फर्ज निभाने के लिए जीते। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि बारिश की छोटी छोटी बूंदों का लगातार गिरते रहना, वो छोटी छोटी कोशिश लगातार आप करते रहेंगे, उसी से बड़ी नदी बनती है। एक बार फिर से यही याद दिलाना चाहता हूं जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।